हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि हमने जो है ये का लास्ट में पढ़ा क्या था, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है इस बात को। सर हम लूप्स ये देख रहे सर थे, फॉर लूप एंड हम व्हाइल लूप्स लूप देख देखा रहे था थे, हमने, फॉर लूप देखा था। एरर्स देखे थे, लूप्स देखे थे। क्या फंक्शंस करने थे आज? अच्छा, एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा ना, अच्छा यासिर, आपने काम ये करना है कि मुझे ना लेक्चर ये आपने देने हैं मंडे को। फिर मंडे से पहले नहीं हो सकता? सैटरडे या फ्राइडे तो चले आज है। सर कल के दिन सर हम थर्ड स्लॉट के बाद फ्री हैं, तो अगर आप वैसे मंडे को आपने सर पहले कहा था कि मंडे को हम फर्स्ट स्लॉट में मेकअप रखेंगे और सेकंड में फिर एआई। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे जी लग जी रहा है कि सर। देनी पड़ेगी मुझे। मतलब 3 क्लासेस पीछे हैं, शायद 2 लेनी पड़ जाए। इसलिए एहतियातन ये कह रहा हूँ कि अगर सैटरडे को मिल जाती है, सर्टिफिकेट कवर हो जाती है, तो मंडे को नहीं करेंगे। सर सैटरडे को आप फोर्थ स्लॉट ले लेना हमारी, तो हम दे देंगे फोर्थ स्लॉट में हम बाकी बाकी भी एग्री करें ना, ये ना हो आप कह दें बाकी कहें कि हमारे नहीं आ सकते, सेंस में कह रहा हूँ। चलिए सर, मैं पूछ लूंगा क्लास से, जो फिर रिस्पांस होगा तो मैं रात तक आपको बता दूंगा। चलो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो मुझे आ सकती है वो ये है कि क्योंकि आपके साथ ना मेरी क्लासेस 3 कम हो गई हैं ये। जी सर। तो आपके साथ शायद 21 लेक्चर हुए, 21-22, बाकी के साथ 25 या 26 हो चुके हैं। तो इस वजह से मुझे तो वैसे ऐसा मतलब इमरजेंसी नहीं है, लेकिन यह है कि बाद में ज़्यादा पढ़ना पड़ गया तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 लेक्चर। सर कल ही काम बहुत ज्यादा है, मतलब जो करने वाला काम है हमारा वो ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स भी और एफवाईपी भी। प्रोजेक्ट भी हैं, एफवाईपी भी हैं। जी सर। तो आपको एक हिंट दे देता हूँ, जी सर। शायद काम उससे आपका कोई काम हो जाए। जी जी सर बताएं। आप फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हो ना? जी सर। ईपी में स्टार्ट कर दो। यस सर, वो वीपी में ही सोच रहे हैं कि उसी में करें अब, क्योंकि मैंने कल आपसे पूछा भी इसीलिए था कि उसमें करेंगे तो इंशाल्लाह वो दो फुली। प्रोजेक्ट एक हो जाएंगे, जी जी सर बिल्कुल। तो हमारी डिस्कशन भी 2 जगह हो जाएगी, इधर वीपी क्लास में भी हो जाएगी, एफआईपी की क्लास में भी हो जाएगी। जी सर। सर वो अभी कल मुझसे सर स्टूडेंट्स लिस्ट भी मांग रहे थे कि आप सर से लिस्ट ले लें प्रोजेक्ट्स की। मैंने तो उन्हें कहा है कि अभी फिलहाल तो कोई सर ने कुछ नहीं कहा, पर वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बार बार लिस्ट मांग रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट्स हमने कौन से करने हैं, सर से आप टॉपिक्स ले लें। सही है, FIP वाला आइडिया ठीक है। अभी अलग से फिर से आप टॉपिक्स देंगे, फिर उनको करेंगे। अभी FIP का भी आप कह रहे हैं 40% करना है। वही मैं कह रहा हूँ, तो बेहतर हो जाएगा इसका काम, आपकी आसानी हो जाएगी। मुझे तो कोई तरह नहीं है, जो मर्जी करो। ये सर, ये सही रहेगा। जिन्होंने एफवाईपी सर वेब में रखा सर उनका क्या बनेगा फिर? क्या हुआ? सर जिन्होंने एफवाईपी सर वेब में किया हुआ है, तो सर वो फिर फिर वेब में पूरी क्लास की वेब में है, सिर्फ एक एंड्रॉइड है। एंड्रॉयड वाला तो कौन है? मेरे पास तो एंड्रॉयड वाला कोई नहीं है। नहीं मेरे पास सर, वो एक सर शामिल के पास एक एंड्रॉइड वाली है एप्लीकेशन, बाकी सारी वेब के। बाकी मैं वेब की एप्लीकेशन बना दूंगा ना। अच्छा, एक काम करो यार, बल्कि एक आप काम करो, जी क्योंकि सर। ज्यादातर चलो बाई चांस जो है ना, मेरे पास ग्रुप सारे शायद ASP डॉट नेट वेब वाले ना। ASP जी डॉट सर। नेट का मतलब web है, ठीक है, अगर आप वेब साथ ना भी बोलो। तो एक काम करते हैं, मंडे को दोनों इकट्ठे वेब वाले का रख लेता हूँ और पूरी एक वेबसाइट बना के आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपका काम आसान हो जाए। FYP में तो चलो मैं ले लूंगा, लेकिन जो बाकी हैं वो फिर उन्हें फायदा नहीं होगा ना। ठीक है सर, ऐसे भी ठीक है वो। लेकिन ये सर मंडे को हमारी वो फिर से एआई की क्लास जो है ना, उसकी जगह वीपी आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर पहले AI की क्लास एक हो जाती है तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमें VP की रखनी चाहिए या नहीं, अदरवाइज तो AI की ही रखनी है।
ठीक है सर, ये कल 4 स्लॉट वाला मैं क्लास से कंफर्म करूंगा। जो सर आ जाएंगे तो ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग्स मोस्टली स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग्स ही देखते हैं, तो जो अवेलेबल नहीं होंगे वो फिर रिकॉर्डिंग देख। रिकॉर्डिंग में ये प्रॉब्लम होती है, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई सॉल्व करना पड़ जाए तो उसमें थोड़ा सा मसला आ सकता है ना। चलो बहरहाल सवाल वाले 4-5 होते हैं वो। चलो फिर आप वैसे क्लास से राय लेके बता देना, ठीक है, बेहतर यही है। बाकी ठीक है देख सर, लेते हैं क्या क्या। ठीक है सर। अच्छा तो हम रात से ये क्या वीडियो स्टूडियो बने के खोल दिया है, इसे बंद करना है। सर आपने 4th स्लॉट अगर लिया ना सर ये तो स्टूडेंट्स शाम को टाइम में अलाउ ले लीजिएगा। नहीं मैंने अगर लिया भी ना 4 स्लॉट तो शायद ज्यादा ना लूं, अगर लिया भी तो। क्योंकि सर कंसेक्टिव हमारे 4 हो जाएंगे ना, फिर ये माइंड फ्रेश नहीं रहता। आपने समझे ना खाली हम्म, खाली समझ में। हम्म। चले बाल देख ले, वो मैं फोर्स इसी वजह से जो है ना वो जबरदस्ती नहीं सर कर ये रहा था। वेटिंग रूम वालों को सर अलाउ कर दें, मैसेज कर रहे हैं। हाँ जी हाँ आ गया है, मैं आ गया। हाँ जी कर दिए। जी बोले। जी वो स्टार्ट जो है ना आपने वो ऐसे करना था कि सबसे पहले ना दो चीजें आपके पास, ठीक है। आपने सबसे पहले स्टार्ट करना था ईआरडी से। ईआरडी का आइडिया है ना, ईआर डायग्राम। यस सर, इंट्रोडक्शन। यस सर। तो आवाज आ रही है सर? सर का नेट का इशू है थिंक। यासिर भाई, आप जी जी फिर उधर। एफवाईपी की भी क्लास कर लें ताकि उसकी भी बहुत टेंशन है, उसका भी कोई स्टार्टिंग लें। प्लीज उसका आप डिसाइड कर हाँ लीजिए कि कौन सा दिन होना चाहिए। ठीक है, तो शायद आवाज आ रही है आपको मेरी? जी यस जी सर, आ रही है। पहले वो मैंने कहा वो जूम जरा वो हो गया था, हैंग हो गया था। अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपके पास ना दो चीज़ होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है और ईआर डायग्राम होती है। ठीक है, ये दोनों मिला के हम डिजाइन करते हैं और क्या क्या करना है कैसे करना है। अगर चीज़ें स्ट्रांग हो ना दोनों, तो प्रोजेक्ट आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनता है। फिर बाकी क्योंकि ज़्यादा मैं बस बात सही समझा नहीं हूँ। मैं बस बात सही समझा नहीं हूँ। अच्छा वो एक्टिविटी क्लास से बात, जी जी। नहीं बिल्कुल नहीं, इसी तरह ही चलेंगी।
या तो डेस्कटॉप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट ASP.NET में करो, फिर यही चलेंगे, एज इट इज चलेंगे। ठीक है, सारी चीजें एज इट इज ही चलेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है सर ये सी शार्प बहुत ब्रॉड लैंग्वेज नहीं है? इससे पहले मतलब मैं काफी लैंग्वेजेस दूसरी डिग्री में भी देख चुका था, पर ये सी शार्प फर्स्ट टाइम देखी और इसमें काफी सारी जो है चीजें आ रही हैं। और सर स्कोप इसका अभी तक मतलब जब बाकी लैंग्वेजेस आई हैं इसके बाद वाली, तो उसके बाद से इसका अभी मतलब कितना स्कोप है इसका रिसेंट टाइम में? मैं वैसे आपको एक थोड़ा सा समरी बता देता हूँ ये सी शार्प के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। सबसे पहले जी जो सर। रूट है ना, रूट वो है .NET फ्रेमवर्क है। ठीक है, .NEट फ्रेमवर्क ही चाहिए होता है। अगर आपने किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर सी शार्प का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो .NEट फ्रेमवर्क का मौजूद होना लाजमी होता है। ठीक है, इस .NEट फ्रेमवर्क के नीचे ना 4 मेन नोड्स हैं। एक है डेस्कटॉप डेवलपमेंट है, विंडोज फॉर्म। एक है वेब है, ASP.NET है, जिस हम वेब को हम ASP.NET ही कहते हैं। तीसरी है गेम डेवलपमेंट है। चौथी है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। ठीक है, ये हर जी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेंगे अगर .NEट फ्रेमवर्क इंस्टॉल है तो। फिर जो ASP.NET है ना, इसके आगे फर्दर ब्रांचेस हैं। MVC आ गया, ASP.NET MVC कहते हैं, वेब फॉर्म्स कहते हैं, सिंगल वेब एप्लीकेशन कहते हैं, ASP.NET कोर कहते हैं। ये किस में आ गई? ASP.NET के ही फर्दर आगे वर्जन कहलाते हैं। फिर आगे इनमें एक और भी है, WPF WCF भी हम इन्हें कहते हैं। ये भी ASP.NEट की बात कर रहा हूँ। और सब में लैंग्वेज कॉमन है जो कि सी शार्प। इससे गेम डेवलपमेंट में चले जाएं, वहाँ यूनिटी यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट यूनिटी, लेकिन लैंग्वेज सी शार्प ही है। ठीक, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो विजुअल स्टूडियो भी आए हैं नए 2017 से ऑनवर्ड, इवन 15 में भी मोबाइल एप्लीकेशन आप मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहो फिर आप काम कर सकते हो, उसमें भी यूज हो जाती है। मोबाइल में भी सी शार्प यूज हो जाती है, डेस्कटॉप में तो है ही मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सर मैं चीजें ये कह रहा हूँ सब में जी ना, सर। इन सब में जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का ये फ्लो ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, 100% सेम है। हाँ, अगर PHP पे जाओगे वहाँ और तरीके का डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जावा में आओगे जावा में और किस्म की डेटाबेस कनेक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन सी शार्प से अगर आप कनेक्ट करोगे तो ऐसे ही कनेक्ट करोगे, कोई डिफरेंस नहीं। जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अब ये हर एक के लिए ना स्पेशल, जैसे कि वेब में PHP है, इस तरीके से एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जावा, तो अब जैसे कि उन सब चीज़ों के लिए स्पेशली एक लैंग्वेज आ जाती है, तो फिर उसके कंपैरिजन में आप सी शार्प को किस तरह रखते हैं? मतलब कि वो जो उसके लिए स्पेशल है और जो हम सी शार्प यूज़ करेंगे, तो इन दोनों में फिर आप किसको रिकमेंड करते हैं कि हम मतलब सी शार्प का स्कोप मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। आप ना, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप कोई भी एक लैंग्वेज लेके चले, लाजमी नहीं कि सी शार्प ही लेके चलें। ठीक है सर। पाइथन बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है, मुसीबत सिर्फ इसमें GUI के कंपोनेंट को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसमें सिर्फ पाइथन में प्रॉब्लम एक ही है, वरना पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है और आसान तरीन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ, और विजुअल प्रोग्रामिंग सिर्फ इस वजह से ज़्यादा चल गई है सी शार्प, क्योंकि इसमें कंपोनेंट को एक्सेस करना बहुत आसान है। अब मैं जावा सर MCS लेकिन 4, सर अब मैं जावा जी सॉरी सर। BS 8A वाले को जावा भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो जावा में जी वहाँ सर। वो खासी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। वो भी आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो भी वेब एप्लीकेशन बन सकती है, जावा भी बिल्कुल बन सकती है। यहाँ आपका वो जी बनती सर। है ना ASP.NET, और वहाँ बनती है आपकी JSP, जावा सर्वर पेजेस, तो बैकएंड पे जावा यूज होती है। ठीक है, ठीक है सर। डेटाबेस कनेक्टिविटी भी चाहिए, कंट्रोल्स भी इसी तरह यूज होते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो जो ना, जो ओवरऑल पैकेज के लिहाज से देखा जाए सबसे ज़्यादा बेटर है। GUI भी है, कंट्रोल भी इजीली एक्सेस हो जाते हैं। अब जावा में जो है उनकी GUI जो अपनी खुद उनकी नहीं है, तो आपको उसमें इतने आराम से फंक्शंस की हेल्प नहीं मिलती, तो इसके सर लिए कोई वैसे मैं अभी है ना, तो आप इस पे काम जी कर सर। सकते हैं आसानी तरीके से, आसान से। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं होगा। ठीक है सर। सर वैसे हमारे जावा मतलब जितनी जितने भी जैसा सी शार्प यूज जी होती सर। है, जावा भी उसी तरह यूज होती है, गेम में भी, ठीक है, मोबाइल में भी, वेब में भी, डेस्कटॉप में भी, जावा भी, सब चारों में यूज होती है। ठीक, लेकिन उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी और तरीके की है, थोड़ी सी डिफरेंट है। जी सर।
लेकिन सीखना अगर हो ना तो एक ही कोई लैंग्वेज पे शुरू में अगर आपने कॉन्सेप्ट ही सीखना है ना कि आपको आइडिया हो जाए लूप ऐसे लगाए जाते हैं या यहाँ लगाए जाते हैं एरेज ऐसे लगाए, उसकी कोई एक ही लैंग्वेज सीख लें पहले, तो बाकी आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है सर। वैसे सी प्लस प्लस को भी पाइथन के साथ हमने उसकी नहीं करवाना चाहिए, मतलब कि स्वैप नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अभी सी प्लस प्लस जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं ये यूनिवर्सिटीज में या कहीं पर भी, तो वो सी प्लस प्लस को ही आगे करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं सी प्लस प्लस में ये है ना कि वो बनी ही इस तरह से है कि लर्निंग वहाँ से इजी होती है। वजह मिसाल के तौर पे अगर आप पाइथन या सी शार्प या जावा पे काम करना शुरू करें ना, आप सेंटेक्स गलत लिखेंगे आपको साथ साथ बताना शुरू कर देगा। ठीक है सर। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सी प्लस प्लस ज़्यादा बेहतर। उसकी वजह ये है कि जब आप लिखे कंपाइल करेंगे ना, एरर आप ढूंढेंगे, तो जब शुरू में ये काम करेंगे तो आपको लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। लेकिन यहाँ आप साथ साथ लिखते जाएंगे, आपको पता जाएगा ये एरर आ रहे हैं साथ साथ, वो तो आपको भी आइडिया नहीं होगा। ये शुरू में सीखने के लिए आ सकती अच्छी ये नहीं है, सी या सी प्लस प्लस ज़्यादा अच्छी है। ठीक है सर। लेकिन ये सारी इनहेरिट हुई वहाँ से ही हैं, सारे इनहेरिट हुई हैं, सी और सी प्लस प्लस दोनों उसके मिला के फीचर से इनहेरिट हुई हैं। ये पाइथन होगी, सी शार्प होगी, जावा होगी, इनकी पेरेंट सी और सी प्लस प्लस ही। जी जी सर। इसका मतलब है वो पावरफुल है, स्टिल बिल्कुल पावरफुल है। उसकी वजह यह है कि जो आपका यूनिक्स सिस्टम ना, यूनिक्स सिस्टम जी सर। तो वो सी की कोडिंग के साथ बना हुआ है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सी की कोडिंग के साथ बन सकता है, इसका मतलब सोच लें क्या क्या और हो सकता है, क्या क्या और नहीं हो जी सकता। सर। ठीक है, चलें जरा स्टार्ट करते हैं पाइथन। और सवाल तो नहीं है किसी का? नहीं, सी है सबकी जो बेस लैंग्वेज है वो सी है। इवन सी प्लस प्लस, हाँ विजुअल की दोनों है, सी और सी प्लस प्लस दोनों है। लेकिन ओवरऑल जो आपके ना बेस क्लास या रूट क्लास है वो सी है। ठीक है, चलें और कोई सवाल तो नहीं है किसी का? अच्छा, अब जरा हमने पाइथन में आते हैं। शायद मैंने एक सवाल आपसे पहले पूछा था, पता नहीं मुझे याद है या नहीं है, पता नहीं आप लोगों से पूछा है किसी और से पूछा है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन शायद मुझे शक पड़ रहा है कि कहीं मैंने पूछा है कि फंक्शन रिकर्सिव हो और लूप हो, फर्क क्या है दोनों में, कोई आइडिया है? फंक्शन से लेकर रिकर्सिव। रिकर्सिव फंक्शन और लूप में क्या डिफरेंस है? सर वैसे तो फंक्शन को भी अगर बार बार कॉल करवाया जाए तो सेम है, लेकिन अभी थ्योरेटिकली क्या इसमें डिफरेंस है ये नहीं पता सर। वैसे नहीं, एंड पे मैं जवाब दे दूंगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि फंक्शन भी स्टार्ट करने लगा हूं ना, जी सर, क्योंकि सर इसलिए वो मैं भी खुद को खुद ही सर कॉल मैं कर बताऊं, लेता है दोबारा से। चलो ठीक सही है। हाँ जी बोले। सर एक तुक्का ही लगा रही हूँ। वैसे फंक्शंस को तो सर कॉल करवाना पड़ता है ना, लेकिन लूप में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। नहीं, रिकर्सिव फंक्शन तो खुद को खुद ही कॉल कर लेता है दोबारा से ना। रिकर्सिव की बात हो रही है, ठीक है। जी जी बताएं। सर ठीक है, आप पढ़ाएं। नहीं खैर पर जो रिकर्सिव होता होगा वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक को मतलब कॉल करता है मेरे ख्याल से, और जो लूप है वो पूरे एज अ फंक्शन को कॉल करता है। ऐसा कुछ डिफरेंस है? सर लूप के अंदर नहीं, इसमें तो दोनों पे बातें फिट बैठ जाती है ना, ये तो सिमिलैरिटी आ जाएगी ना, क्योंकि लूप के अंदर जो ब्लॉक होगा वो भी बार बार एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन के अंदर बॉडी में वो भी बार बार एग्जीक्यूट होगा, सिमिलैरिटी पे आ जाएगा ना। और उसके अलावा चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर जरा डिटेल में आगे देखते हैं। ठीक है, जो ठीक है आपका सर। रिकर्सिव फंक्शन एक होता है और एक होती है लूप होती है। लूप को हम वैसे आइटरेटिव अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, जी सर। लूप को पहले हम कहते हैं आइटरेटिव अप्रोच है, जबकि फंक्शन को हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है। अब इससे हमें समझ नहीं आएगी कि आइटरेटिव अप्रोच क्या है, डिवाइड एंड कंकर क्या है। ठीक है,
तो लिहाजा इसको रखे साइड पे, ठीक है। दूसरी चीज ये एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, एग्जीक्यूशन लूप की फास्ट होती है, रिकर्सिव फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्लो होती है एज कंपेयर टू लूप बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लूप है ना, लूप जो है वो जी सर। अपने ही बॉडी की कॉपी नहीं बनाते, लूप के अंदर जो भी लिखा है ना उसकी कॉपी नहीं बनाते, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन जब कॉल करते हैं ना उसकी कॉपी बनाते हैं, यानी फोटोस्टेट बनाता चला जाता है मेमोरी में, जितने ही लाइंस है ना उनकी कॉपी बना देता है। इसका मतलब ये है कि लूप जो मेमोरी कम एक्वायर कर रहे हैं और जो फंक्शन है वो ज्यादा कर रहे हैं, फंक्शन पूरी बॉडी की कॉपी बना देते हैं ना। लूप से वेरिएबल तो वो तो आपको पता है मेमोरी लोकेशन ही होती है, ठीक है। इसका मतलब है जो रिकर्सिव फंक्शन है वो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लूप कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोड ऑप्टिमाइज लिखना है, अगर आप चाहते हैं कोड ऑप्टिमाइज हो, फिर आप रिकर्सिव फंक्शन यूज करेंगे, आप लूप यूज नहीं करेंगे। जी सर। ऐसे में जो है फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन बेटर होते हैं। और कोडिंग की लॉजिक लिखना रिकर्सिव फंक्शन में एज कंपेयर टू लूप के ज्यादा आसान होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ट्रीज जो हैं, क्या वो आप लूप के अंदर लिख नोड बना सकते हो? नहीं। रिकर्सिव फंक्शन या फंक्शन पे आपको कॉल कर रहा होता है, वो नोड ही बैकएंड पे बन रही होती है। क्यों? फंक्शन के अंदर वही स्पेसिफिक वो स्टेटमेंट इनक्लोज हुई होती है ना, वो एक किस्म का आप समझ लें एक एरिया जो होता है, वो हम उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो इसलिए इसकी इंप्लीमेंटेशन ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी आसान होती है। लेकिन जो एरे टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, लीनियर जो होता है, वो लूप्स के लिए आसान होता है, नॉन लीनियर रिकर्सिव फंक्शन के लिए आसान होता है। तो यही चीज होती है। डिवाइड एंड कंकर क्या है कि जब आप फैक्टोरियल ऑफ यूं कैलकुलेट करोगे ना, मिसाल के तौर पे आपके सामने यहाँ डायग्राम बताता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ, मैं कहता हूँ आप कैलकुलेट करो, कोई भी नंबर है, 5 कर लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 4 में क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ऐसे ही चीजें आएंगी। और साथ यहाँ फंक्शन, वैसे अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, यहाँ एफ ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस होंगी चीजें एफ ऑफ एन माइनस 1, ठीक है, यूं चीजें माइनस होती चली जाएंगी। अब ये चीज लूप में लिखी जा सकती है। लूप में कैसे लिखें, फंक्शन जब अपने आप को कॉल करेगा ना, तो ये चीज उसमें से हम एक काम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अपने आप को जब दोबारा कॉल करेगा, आप इनपुट में n माइनस 1 कर देंगे, अगर पहले 5 है ना तो दूसरा आर्गुमेंट n माइनस 1 कर देंगे, तो वही नोड अपने आप को बार बार काम करके यूं आती जा रही होगी। लेकिन ये चीज आप लूप में कैसे करेंगे, समझा की बात की? तो डिवाइड एंड कंकर में वही पूरा कोड है जो उसकी क्या होती है, कॉपी बन जाती है। अब देखिए यहाँ कॉपी बनी थी 5 के लिहाज से, अब इसके डेप्थ में चला गया, इसने क्या कर दिया, कॉपी वही बनी है लेकिन इनपुट आर्गुमेंट 4 हो गया, कॉपी एग्जैक्ट वही बनी है, इनपुट आर्गुमेंट 3 हो गया, कॉपी एग्जैक्ट वही बनेगी, इनपुट आर्गुमेंट 2 हो जाएगा, एंड पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये नोड वाइज चीजें चल रही हैं। और दूसरा फंक्शन आपने देखे क्लास के अंदर क्या डायरेक्ट फंक्शन लिखे जाते हैं या लूप लिखे जाते हैं, यही इसकी रीजन है। क्लास के अंदर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं, फंक्शन के अंदर लिखते हैं। फंक्शन तो लॉजिक ये देखें, यहाँ लॉजिक 5 के लिहाज से है, यहाँ लॉजिक 4 के लिहाज से है, यहाँ लॉजिक 3 के लिहाज से है। यहाँ सिर्फ क्या आती है, लूप पे कहेंगी रेपिटेशन स्टेटमेंट आ जाएंगी। कितना बड़ा डिफरेंस है, आप चेक करें, आप सिर्फ रेपिटेशन स्टेटमेंट होगी, वो वेरिएबल रिपीट कर होगा। यहाँ पूरी की पूरी लॉजिक आपको रिपीट कर रही है, इनपुट चेंज करके। सर तो इसमें मैंने ये फैक्टोरियल वाला कॉल करेगा तो इसका हम लेके वही कॉपी आगे लेके मैं भी स्टोर कर रहा है, ठीक है। जी सर। और ये चीजें मेंटेन होती हैं स्टैक के अंदर, तो फिर स्टैक फुल होता जाता है, हम तो उसके लिए फिर ये चीजें मेंटेन करते हैं, ठीक है, इस तरह काम करते हैं। तो देख लें हम कितना बड़ा डिफरेंस बन जाता है अगर देखा जाए तो। यानी पूरी पूरी लॉजिक को आप क्या करते हैं, कॉपी करके दोबारा रिपीट कर, लेकिन लूप में कहता है सिर्फ स्टेटमेंट रिपीट हो रही होती है। लेकिन लूप जो है, अगर आप देखें फंक्शन, अब क्लास के लिहाज से एग्जांपल लेते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन डायरेक्ट लिखा जाता है, उसके अंदर लूप लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लूप के अंदर फंक्शन लग रहा हो। क्लास जो फंक्शन होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है।
और बैक एंड पे आपको एक बात बताऊं, जब भी असेंबली कोड बनता है ना, दोनों होते हैं बैक एंड पे, जो लूप है ना, उनका स्ट्रक्चर पता है कैसे है कि फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। लूप जो है फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, और रिकर्सिव फंक्शन भी अपने आप को कॉल कर रहे हैं। बैक एंड पे जो ग्रामर बनी हुई है कंपाइलर के लिए वो यही है, यानी रिकर्सिव लिखी हुई है, रिकर्सिव फंक्शन के लिए भी और लूप के लिए भी। लेकिन फंक्शंस के लिए बड़ी ग्रामर है और लूप के लिए छोटी ग्रामर है। तो लूप इतनी ज्यादा वो स्टेटमेंट को पूरे लॉजिक, लूप के अंदर सिर्फ आप चीजें रिपीट होती हुई आ रही होती हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर आप चेक करें पूरी लॉजिक रिपीट हो रही होती है। आप समझ आई बात की? उस जी लॉजिक के सर। अंदर लूप्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर इफ भी हो सकती हैं, नेस्टेड इफ एल्स हो सकते हैं, दूसरे फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन का रिकर्सिव होना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। समझ आ गई बात की? जी सर मैं भी। अच्छा, अब जरा स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। किसी का सवाल तो नहीं है? ठीक है, नो सर, आप अभी स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन पाइथन में इंतहाई आसान है। रीजन इसकी सबसे पहले क्या है, कोई रिटर्न टाइप किसी की नहीं होती, कोई कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सारे वॉइड भी होते हैं, सारे रिटर्न वाले भी होते हैं। आसान सा फार्मूला। सबको डिक्लेयर करने का तरीका भी एक है, वो है डेफ कीवर्ड। डेफ के कीवर्ड से क्या होता है, फंक्शन डिफाइन हो जाता है। ठीक है, आगे क्या आएगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। वो साम लिखते थे ना इंट फ्लोट, कोई कुछ नहीं है। डेफ के बाद क्या आएगा, फंक्शन का नाम आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सम। ठीक है, फंक्शन की पहचान सिर्फ क्या होती है, ये ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, अब फंक्शन की बॉडी आपने बतानी है, बॉडी से होती है कॉलन से, आगे इंडेंट कर देंगे, तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया बस। अब आपको पता है ये वाइड है या रिटर्न टाइप का फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? ये सर पता ही क्या नहीं ये चल रहा। वाइड फंक्शन है, रिटर्न टाइप वाला है? तो ये दोनों, इसका बिहेवियर दोनों तरीके से ही है। अगर वाइड है अच्छा तो सर आपको क्या वो करना पड़ेगा, यहाँ जस्ट प्रिंट लिख दें। ठीक है, और अगर ये रिटर्न टाइप है, अब डेफ दोबारा सम के नाम से तो नहीं बन सकता, सम वन के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, अगर आपने ये रिटर्न टाइप ना, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न। ये फर्क है, समझ आ गई बात की? डिफाइन एक ही तरीके से हुए हुए हैं। अगर आपने वॉइड फंक्शन की बिहेवियर अचीव करना है तो अंदर प्रिंट लिखते हैं या कोई और काम करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखनी, कहने का मकसद ये। अगर आपने रिटर्न वाला करना है, सिर्फ रिटर्न की स्टेटमेंट लिखते हैं। बात करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है हर फंक्शन का बिहेवियर जो है वो वॉइड की तरह भी हो सकता है और इंटीजर की तरह भी हो सकता है, आपको स्पेसिफिकली बताना नहीं पड़ेगा उस तरह। एक्सक्यूज मी सर, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रिंट और रिटर्न दोनों भी तो आ सकते हैं, कि कुछ हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है और लेकिन फंक्शन हमने इसमें से वैल्यू रिटर्न भी करनी है। डेफिनेटली हम प्रेसिडेंस की बात करेंगे, रिटर्न की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी, वो रिटर्न टाइप वाला होगा। ठीक है, रिटर्न जिसमें आ गया वो रिटर्न टाइप वाला चला जाएगा बस। इन शॉर्ट में उससे बेशक आप प्रिंट यूज करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब इसमें कहता हूं प्रिंट कर दे इन सम फंक्शन, कहते हैं इन सम फंक्शन जो भी है। ठीक होगी बात? ये फंक्शन बन गया हमारा। अब कॉल कैसे होगा, जहां मर्जी आपने यूं कर ले। अब ये कॉल भी हो गया। ठीक है, इसी से कॉल होगा। ये जो आपने, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये चीज दोबारा लिखेंगे तो कॉल हो जाएगा। अब इसको मैं रन कर देता हूं। सॉरी, रन डेमो नहीं था, MCS m.python का नाम है ना। रन में जाते हैं, MCS ये वाला, ये फाइल आना ना। और देखिए इंसान फंक्शन आ रहा है। अगर कॉल नहीं करता, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा, एग्जिट हो गया। ठीक है, कॉल कर रहा हूं तो क्या आएगा, यहाँ इंसान फंक्शन आ गया। ठीक होगी वहां? तो ये था सिंपल फंक्शन। आप जो मर्जी लिखते हैं इसी फॉर्मेट में। अगर की दो लाइन है तो मैं कहता हूँ यहाँ प्रिंट कह देता हूँ, कहते हैं फॉर एग्जांपल लास्ट लाइन है ये। ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ फंक्शन कहते हैं, जो भी है। ठीक है, अब कॉल कर लेंगे, दोनों लाइनें सम का हिस्सा है, ये दोनों आगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
आर्गुमेंटेड फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेफ कर देते हैं, उससे सम में सम 1 करते हैं, क्योंकि सम को दोबारा नहीं बना सकता, अगेंस्ट की बॉडी होगी। अब यहाँ में आर्गुमेंट कैसे आएंगे, लेट्स एक्स कॉमा वाई करके, अभी दोनों क्या आर्गुमेंट है, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल लेगा, लेकिन स्टिल याद रहे कि ये वेरिएबल्स, अब हमें नहीं पता कि एक्स इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है, हमें नहीं पता अनटिल एंड अनलेस जब हमें यहाँ ये पता ना हो। मैं कह रहा हूँ प्रिंट एक्स प्लस वाई। अब या तो दोनों स्ट्रिंग होंगे या दोनों न्यूमेरिक होंगे। न्यूमेरिक का मतलब इंटीजर फ्लोट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है दोनों को क्या कर दे, इन दोनों का क्या कर दे, सम हमें क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे, बिल्कुल डिस्प्ले कर देगा। अब कॉल में जब मैं कॉल करूंगा ना वैल्यूज, तो मुझे दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी, या दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए या इंटीजर फ्लोट मिक्स कॉल कर सकते हैं आप। 13 12 13 कर दिया, ठीक है। अब से रन करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग और इंटीजर्स में कंकैट नहीं होते। सम टेक्स टू, अच्छा सम 1 है ना, सॉरी सम 1 है, ठीक है। सम 1 को कॉल किया ना, ठीक है। ये 25 आंसर आ गया। अब अगर यहाँ आप पास करते हैं दोनों स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। अब ये दोनों का भी स्ट्रिंग हो जाएगा। लेट्स सपोज ए बी सी इधर करते हैं, डी ई एफ कर देते हैं। अब आप रन कर देखिए, कंकैट हो जाएंगे, ठीक है, कंकैट हो जाते हैं। सर यहाँ दो फंक्शंस एट अ टाइम भी कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। यहाँ सम का आप यहाँ कॉल कर लें, सम मैंने भी कॉल नहीं किया हुआ ना कहीं भी, No, sir. तो सम यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ इधर। अब देखिएगा दोनों। एंड सर अगर हमें यूजर से वैल्यूज लेनी हो तो वेरिएबल में वैल्यूज लेके तो वो वेरिएबल पास कर देंगे फंक्शन में। और उस तरह भी हो जाएगा, ये भी यही करने लगा था, ठीक है। तो उसमें दो वेरिएबल इकट्ठे भी कॉल हो सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ अब ये पैरामीटर्स वाले भी हो गए, ठीक है, जिसे हम आर्गुमेंट्स वगैरह कहते हैं। अब रिटर्न टाइप वाले देख लेते हैं, फिर इनपुट वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। अब सम 2 के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ, ठीक है। डेफ सम 2 आ गया, ठीक है। लेट्स ये आर्गुमेंट वाली हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 आर्गुमेंट वाले, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है अच्छा, प्रॉब्लम ये है मेरे लिए कि ये रिटर्न कर रहा है, तो मुझे किसी में रिसीव करना पड़ेगा। ये वही लॉजिक है सी शार्प वाली, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ मैं वेरिएबल एक ए बना देता हूँ, उससे मैं कॉल कर देता हूँ सम 2 को, ठीक है। अभी आपको रिसीव ही करना पड़ेगा। 12 आ गया, 13 आ गया, फॉर एग्जाम्पल 14 आ गया, ठीक है। ये ए में रिसीव करेगा, प्रिंट क्या करें ए, सिर्फ आपको ये काम यू करना पड़ेगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट सम 2 को प्रिंट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, ये भी वैलिड है, लेकिन ये तरीका हम ऐसे करते हैं, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। तो अब सम होके 12 13 और 14 का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 39 शायद, हाँ 39 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 39 आया हुआ। रिटर्न के लिए हम यू करते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम डेफिनेटली किसी वेरिएबल में सिर्फ करके उसे प्रिंट करा देते हैं। हाँ, एक ये काम ज़रूर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सम 3 के नाम से फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। ये आ गया, यहाँ आ जाएगा, डेफ का कीवर्ड आ गया मैंने अब यूजर से वैल्यू लेनी है। यहाँ मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमा वाई आ गया, एक्स कॉमा वाई लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो आप यहाँ चले जाएं, यहाँ फॉर एग्जाम्पल बी को इक्वल टू 0 कह दे। अब बी जहाँ यूज करेंगे ग्लोबल वेरिएबल है, बाकी एक्स वाई लोकल वेरिएबल्स हैं अच्छा, अब यहाँ मेरे पास आ जाता है, आपने कहा था इनपुट लेनी, बिल्कुल इनपुट ली जाती है। मैं कहता हूँ यहाँ x1 को मैं दे देता हूँ इनपुट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एंटर वैल्यू, कि वैल्यू एंटर हो, सिर्फ ठीक है। इनमें तो पास होंगी ना वैल्यूज इस यहाँ फंक्शन को, एंटर कर देता हूँ, तो अब उस तरह पास है, चलें उस तरह कर लेते हैं, इससे वो ज्यादा बेस्ट ठीक। रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं क्या देता हूँ, प्रिंट, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ कॉल में दे दें वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल x1 है इक्वल टू, आप कह दें इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर लेना है, अंदर इनपुट पास कर दें, ठीक है। यहाँ लिख दें इंटर वैल्यू, एक ये वैल्यू ले लें, x1 में आ जाएगी, ठीक है। सो हम कॉपी कर लेते हैं, ये x2 में वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। वेरिएबल ये हो गया अब यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ किसको, सम 3 को,
ठीक है, यहाँ x1 आ जाएगा कॉमा x2 आ जाएगा, यूँ भी काम किया जा सकता है, ये भी वैलिड है। ठीक है, इसे रन कर लेते हैं। एक इंटर वैल्यू क्या आ रहा है, लेट्स सपोज 10 क्या दिया है, दूसरी इंटर वैल्यू 20 क्या दिया है, तो आंसर लिखे 30 आ रहा है, ऊपर वाली लाइन में 39 आ रहा है। ठीक हो गया। तो फंक्शन में हम ऐसे ही काम करते हैं, यहाँ फंक्शन इंतहाई आसान है, कोई सा डिफरेंस नहीं लिखा जाता बाकी फंक्शन की तरह। ठीक है, पैरामीटर वाले भी देख लिए, रिटर्न टाइप वाले भी देख लिए हैं, वॉइड वाले भी देख लिए, आर्गूमेंट यानी हमने कॉल कैसे करते हैं वो चीज़ देख ली। कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन का नाम और कितने आर्गूमेंट्स आपने देख लेते हैं, उसके लिए ऐसे कॉल कर लें। ये 3 आर्गूमेंट कर रहा है, यहाँ देखिए 3 आर्गूमेंट ले लिए। रिटर्न का स्टेटमेंट और किसी वेरिएबल में रिसीव करके उसे प्रिंट करा दें। इस तरह आप फंक्शंस को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। अब फंक्शन को थोड़ा मैं ज़रा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ऐसे फंक्शंस बनाओ जो सिर्फ जो है मुझे इवन वैल्यूज़ की सीरीज प्रिंट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहता हूँ, डेफ में कहता हूँ या प्रिंट इवन का नाम दे देता हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक ये चीज़ मैंने यहाँ बता दी। ठीक है, अब यहाँ क्या लगेगा, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज का आ गया फार्मूला। मैं कहता हूँ रेंज, यहाँ आप वही सा इनपुट वैल्यू लेके भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ x1 क्या देता हूँ, ठीक है, कॉम x2 क्या देता हूँ, जो वैल्यूज ऊपर दी होंगी ना वो यहाँ पास हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ भी x1 कर दें, वो आप पे है। तो यहाँ मैंने xy यूज़ किया तो xy यूज़ कर लेते हैं, एक आर्गुमेंट xy यूज़ किया तो xy यूज़ कर लेते हैं। सर एक और बात क्या बता क्या दें सर, जी आपने बोला जैसे ग्लोबल वेरिएबल वो हमें टॉप पे डिक्लेयर करना पड़ता है। अब अगर मैं एक कोई यहाँ इससे ऊपर इस फंक्शन से ऊपर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी तो क्या वो एज अ ग्लोबल ट्रीट होगा या फिर मेरे पास लोकल ट्रीट होगा, उससे नीचे नीचे फंक्शंस में यूज हो सकेगा? वो कैसे वो ट्रीट लोकल होगा? बिल्कुल टॉप की तरह डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे ग्लोबल होगा, जो अगर सिर्फ इस फंक्शन से ऊपर होगा तो वो एज अ लोकल ट्रीट होगा, सिर्फ नीचे वाले फंक्शन के लिए होगा, या फिर वो उन सिर्फ इस सारे नीचे। फंक्शन के लिए लो, लेट्स अगर मैं यहाँ डिक्लेयर कर, अब देखिए मैंने x1 और x2 डिक्लेयर किए हैं, वो यस सिर्फ सर, इस फंक्शन के लिए ग्लोबल है, बाकी सब के लिए वो है ही नहीं। ओके सही है। अब ये फॉर आई इन एक्स वाई आ गया, एक्स वाई में वही वैल्यू जो यहाँ वैल्यू दूंगा ना वो रेंज में भी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ मैं इफ लगा देता हूँ, इफ मैं कहता हूँ आई, वेरिएबल आई में चेंज आ रही है ना, आई मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0 हो। ठीक है, फिर क्या करें, प्रिंट आई। ठीक है, अब इसको कॉल कर लेते हैं, प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ मैं प्रिंट इवन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू 12 देते हैं, एंडिंग वैल्यू लेट्स 90 दे देते हैं। तो इनके दरमियान जो भी वैल्यूज होगी इन्हें क्या कर देगा, दिखा देगा। इंटर वैल्यूज, अच्छा ये ऊपर वाली की इंटर वैल्यू और ये 10 का 10 20 आ जाएगी। अब ये देखिए, ठीक है, देखिए 12 से शुरू हुई हैं और कहाँ तक गई हैं, 88 तक गई हैं। ठीक है,
आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? ये जी सर सर हो रही है। ठीक है, तो वो देख लें। अभी हमने इस टाइम फंक्शन आप कॉम्प्लेक्स रखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपके सामने जो अच्छा, चलें बाकी को ऑनलाइन हो जाए फिर बात करता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन है। फंक्शन में मैंने लूप लगा दी, लूप के अंदर इफ कंडीशन के अंदर प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह आप फंक्शन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ चेक करें। अब ये अगर आप एक लाइन इसमें देखें तो ये पूरी की पूरी जो है लॉजिक पूरी रिपीट होगी अगर मैं फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात। अब देखिए लूप के अंदर सिर्फ क्या चेंजिंग हो रही है, आई वेरिएबल है जो रेंज तक चल रहा है, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन चेंज हो रही है, वेरिएबल पे चेंजिंग आ रही है। लेकिन यही फंक्शन के मैं रिकर्सिव कॉल करूं, एक दफा लूप की चीज चेंजिंग होगी, दूसरा करूं दूसरा लूप की चेंजिंग, तो पूरी की पूरी लॉजिक जो अपने आप को क्या कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी। तो इस तरह चीजें हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन चलती है। ठीक होगी बात। और कोई बताएं, किसी ने कोई फंक्शन का आइडिया है तो बताएं, मैं वो बना देता हूँ। सर ये रिकर्सिव वाला हमें तो सर मैंने तो किया हुआ है, लेकिन ये कि क्लास में सर ने हमें नहीं करवाया था वो वगैरह में या पीएफ में। तो अगर आप वो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम यहाँ पे कर लें तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्लास में भी तो रिपीट। क्यों तो आप लोगों ने किया, वजह? वो हमने डीएसए में थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट किया था। जी सर वो डीएसए में उसका कुछ कॉन्सेप्ट किया था हमने, उसके अलावा नहीं किया। चले ऐसा करते हैं कि एक आसान सा, चले फैक्टोरियल के ही बना लेते हैं। डेफ आ गया, यहाँ कैलकुलेट फैक्टोरियल के नाम से बना दें। यहाँ वैसे फैक्टोरियल का फंक्शन बना हुआ भी है, बिल्ट इन में अवेलेबल है। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट आ गया फैक्टोरियल के लिए। चलो लिख लेते हैं कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, इनपुट आर्गुमेंट्स कितने देने पड़ेंगे? यहाँ एक ही देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ सी वेरिएबल दे दिया। ठीक होगी ये फंक्शन है, इसको इसके नाम से कॉल करना पड़ेगा। आपको पता है रिकर्सिव फंक्शन में बेस कंडीशन भी होती है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इफ लिख देता हूँ, इफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या मैं लेस देन कर देता हूँ, फिर इक्विवेलेंट टू तो नहीं आएगा ना? या इक्वल टू कर ले, इक्वल टू, बल्कि 1 करना चाहिए मुझे। यस सर। तो मैं क्या करूँ, रिटर्न क्या करूँ मैं, 1। ठीक होगी बात। अगर तो सी में 1 है, 1 के बराबर वैल्यू आ गया तो क्या कर दे, रिटर्न 1 कर दे। और यहाँ मैं क्या कहता हूँ, एल्स में रिटर्न अच्छा। तो मैं ये कह रहा था, देखें फंक्शन में जो भी वैल्यू होगी ना वो एक एक हम डिक्रीमेंट करते हैं। अब सी में फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू दूंगा ना अगर 10, ठीक है, इनपुट में 10 आ रहा है सी में, तो मुझे क्या करना चाहिए, सी में एक डिक्रीमेंट लगाना चाहिए ताकि ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाए। तो मुझे नीचे आर्गुमेंट में C-1 देना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इफ सी इक्वल टू 1 है, वैल्यू 10 से शुरू होगी ना, फॉर एग्जांपल 20 से जहां से भी होती है, डिक्रीमेंट होती है ऑटोमेटिकली 1 तक तो आएगी ना। तो मैंने जब लिखा है सी इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1 कर दे। एल्स में मैं क्या कह देता हूँ, रिटर्न, इसमें भी रिटर्न ही लिखा जाता है। सी यानी सी में फर्स्ट टाइम क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, कैलकुलेट फैक्टोरियल अब आएगा। इसमें मैंने क्या करना है, एक माइनस कर देना है, C-1 कर देना है। समझ आ गई बात ये? क्यों, अगर यहाँ सी हुआ ना तो 10 अगेन 10 अगेन 10 अगेन 10। अब क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीजें आप आएंगी।
ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, इसे मैं जरा रन करके आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेट फैक्टोरियल है, इसमें मैं 5 पास कर देता हूँ, ठीक है। कि रिटर्न टाइप है तो मुझे प्रिंट के अंदर भी मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। किसी वेरिएबल में रिसीव करता हूँ, प्रिंट में भी कॉल कर सकता हूँ, ओके ठीक है। अब से रन कर देते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल क्या आता है 120। देखें ये 88 ऊपर वाला आया, ये वाला प्रिंट इवन का, इसका आंसर देखें 120 आ गया। अब ये हुआ क्या है, यही सारी लॉजिक है। जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं फिर आपको लॉजिक बताता हूँ। फोन है किस तो ये है होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शन में हमारे पास ना 2 चीजें होती हैं। इफ एल्स लगता ही लगता है, ये याद रखिएगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इफ एल्स लगेगा ही लगेगा, हमेशा रिकर्सिव फंक्शंस के अंदर लगता है, ठीक है। इफ के अंदर हम क्या लिखते हैं, बेस कंडीशन लिखते हैं जिसकी बेस पे रिकर्शन टर्मिनेट होती है, और एल्स हम क्या लिखते हैं, उसी रिकर्सिव फंक्शन में से हम वैसा ही बिहेवियर चाहते हैं जैसा उसमें आर्गुमेंट में हम चीजें पास कर दें। अब होगा क्या, मैंने जानबूझ के इसलिए रिकर्सिव फंक्शन 5 के लिहाज से लिखा है। अब सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन है, ठीक है, उसमें वैल्यू क्या होगी, पास 5 हुई, ठीक है, यूं 5 वैल्यू पास हुई है, ठीक है। अब इस फंक्शन ने 2 ब्रांचेस आके जनरेट किए हैं, एक इधर एक इस तरह, 2 ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में एक में क्या है, ये जो आपने इनपुट दिया है, ये जो 5 है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ ने सी जनरेट किया है, कांस्टेंट है, ये ब्रांच आगे बढ़ेगी नहीं, ये ब्रांच अब आगे बढ़ेगी, यानी फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, जो मैंने कैलकुलेट फंक्शन लिखा है। अब 5 की जगह क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब अगेन ये 2 ब्रांचेस जनरेट करेगा, ठीक है, ये सी आ गया, ये क्या आ गया, एफ इन टू, तो ये आ गया। अब अगेन ये ब्रांच जनरेट करेगा, तो क्या आएगा, सी आ जाएगा, यहाँ के पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 आ जाएगा। याद है, एफ ऑफ 2 का मतलब, या एफ ऑफ 3 का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब पूरी पूरी कोडिंग है। ये जो 4 लाइनें यहाँ इंक्लूडेड हैं, 4 लाइनें इसमें इंक्लूडेड हैं, एफ ऑफ एन में 4 लाइनें इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 है, ये 4 लाइनें हर फंक्शन के पीछे का मौजूद हैं। ये सी यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आ गया, एफ ऑफ 1 आ गया, ठीक है। ये एल्स चलता जा रहा है, ये एल्स की ब्रांच है, क्योंकि एल्स में सी इंटू वो लिखा हुआ है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, अब जब दोबारा कॉल करेंगे, सी में 1 वैल्यू होगी, ये सी है ना, इनफैक्ट यहाँ भी सी है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू 1 आ गई, सी में 1 आ गया, तो ये आपको क्या रिटर्न कर, अब यहाँ सिंगल ब्रांच है, इफ वाली कंडीशन, ये 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इनके दरमियान आपस में साइन किया है मल्टीप्लाई का, इन्हें आपस में साइन किया है मल्टीप्लाई का, ठीक है, जो वहां मौजूद है। अब ये 1 इंटू सी क्या है, ये चीज रिटर्न होगी ऊपर, ये चीज जो भी आएगी रिटर्न होके किससे मिलेगी, इससे मिलेगी। सॉरी, यहाँ आखिर में सी नहीं आएगा, यहाँ आखिर में 1 आएगा सिर्फ, ठीक है। ये 1 इससे मिला, ठीक है, एफ ऑफ 2 को 1 मिल गया। 1 इंटू सी क्या है, सी में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, बता सकते हैं क्या पड़ा हुआ है,
तो होगा क्या, आपकी ये अब चीजें ये 1 है ना, ये वापस चीजें से रिटर्न होके मिलती जाएंगी, इसे ये वापस होके इसे मिलेगी, ये कॉल वापस इसे वैल्यू देगी, ये वैल्यू दोबारा इसको यहाँ वापस देगी। सर सी में 1 पड़ा हुआ है क्योंकि कांस्टेंट है ना। सर हर बार सी की जो वैल्यू है हमारे पास उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो वही जैसे फॉर एग्जांपल पहले सी था वो 5 है, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर एंड पे 1 होगा, क्योंकि तब भी तो वो कंडीशन चेक होगी ना इसकी उसके हिसाब से। ये आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सी में डिक्रीमेंट होता रहे, एक करके मल्टीप्लाई कर लें, आसान सा हल है। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक और डिफरेंट तरीके से आपको व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये ब्रांचेस बनती चलिए, और देखिए पूरी पूरी कोडिंग अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब जरा आपको इसका मैं डीबगिंग करने का तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे ना, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ ये क्या बन जाते हैं, डीबगर लग जाते हैं। अब आप रन में जाएं, ठीक है, ये डीबग लिखा हुआ है, दूसरी लाइन जो है डीबग कर लें। ठीक है, अब ये देखिए डीबगर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप लाइन को इधर से करके ना एग्जीक्यूट करते जाएं डीबगर, और यहाँ कंसोल में आप वैल्यू देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। अब देखिए एंटर वैल्यू पे लिखा हुआ है, ये कंसोल और ये डीबगर है, दो डिफरेंट चीजें हैं। ये कंसोल पे क्लिक किया तो ये रिजल्ट आ रहे हैं, डीबगर पे क्लिक किया तो आपको यहाँ वैल्यूज मिलेंगी आगे। अब ये रुका हुआ एंटर वैल्यू पे, फॉर एग्जाम्पल 10 कर दी, अगली एंटर वैल्यू 10 कर दी है। अब आप डीबगर के मोड पे आए तो ये कैलकुलेट फैक्टोरियल के अंदर आप मौजूद हैं, जिसमें सी इंट इक्वल टू 5 पड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ मुझे जरा की भूल गई है कि कौन सी थी, हाँ ये है स्टेप इनटू माय कोड, ये क्लिक करें। अब देखिए लाइन लाइन साथ साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्लू लाइन जो एग्जीक्यूशन में इक्वल इक्वल टू 1 जो है ना सी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट में, तो सी में 1 नहीं है, एल्स में आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर साथ देखिए सी में इक्वल टू 4 दे रहा है मुझे, दोबारा 3 होगी, दोबारा एल्स चली, सी की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जा रही है, आपने याद रखना है, सी की वैल्यू में चीजें कम होती आ रही हैं। ठीक है, 1 आ गया, अब 1 इक्वल टू 1 है, तो इसने इस तरह ये चीजें चलाता है। अब जरा उसी ट्री को अगर आप, सॉरी ट्री नहीं मिटाना चाहिए था ना, अब उसी ट्री को अगर आप देखें, कंट्रोल जी करें सर, शायद वापस आ जाए सारा कुछ। तो जो सबसे आखिर वाला था फैक्टोरियल ऑफ 1, वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 1 जो एंड पे आई थी, सबसे एंड पे ब्रांच, वो 1 रिटर्न कर रहा था ना, क्या ख्याल है? यस सर। वो जो रिटर्न 1 है ना, वो वापस पीछे वैल्यू भेजेगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 को भेजेगा, लेकिन वहां सी की वैल्यू सी में भी 1 पड़ी होगी, क्योंकि सी में डिक्रीमेंट करते चले आ रहे हैं ना, तो 1 into 1 होगी। वो जो नीचे ट्री बनी है ना हमारे पास, वो 1 into 1, ये जो मेरे पास ट्री, मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, सर कंट्रोल जी करके देखें शायद वापस आ जाए। नहीं आता, ये तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। सर किया बताया, ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, और ये 1 कर रहे थे। ठीक है, अब ये फंक्शन ऑफ लेट्स सपोज f(1) था। ठीक है, ये हमारा सी भी आ रहा था, तो डिक्रीमेंट होते होते ये इसमें 1 ऐसे 1 रिटर्न किया, सी में भी क्या पड़ा हुआ है, यहाँ 1 पड़ा हुआ है। ये अब ये चीज रिटर्न करेगा, यहाँ 1 पड़ा हुआ है, 1 into 1 1 है, यहाँ क्या पड़ा हुआ है 2, यहाँ उस वक्त 2 था, 2 into 1 क्या होगा 2 हो गया, ये इस चीज को ऊपर मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या पड़ा हुआ है 3 है, यहाँ 2 पड़ा हुआ है, क्या हो गया 6 हो गया, 6 ऊपर चला गया। इसमें क्या पड़ा हुआ है 6 पड़ा हुआ है, सॉरी इसमें क्या पड़ा हुआ है 3, 18 हो गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा। इस तरह दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाती जाएगी, लेकिन सी का यहाँ डिक्रीमेंट हुआ था। 1 into 1 यहाँ 1 आ गया पहली लेयर में, 1 into 2 2 हो गया, फिर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 पड़ा है, 6 पड़ा है, फिर यहाँ 6 पड़ा है, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है 5 6 5 30, और यहाँ ऊपर चला गया, और यहाँ एक और भी सी पड़ा हुआ है 30 into, वो मेरा क्या बनता है 30 into, नहीं कोई गड़बड़ है, नहीं कुछ ना कोई गड़बड़ है, कैलकुलेशन करने कोई मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। होता तो यही 1 आ गया। सर एक और बात पूछनी है सर, ये आप मीटर से ऊपर जा रहे हैं सर,
सर ये आप जी। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें पहले तो हमारे पास 5 वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल 5 है, 5 माइनस 1 होगा तो फिर वो 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सर लॉजिक तो ऐसे चलती है ना हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही होता है, या आप हमें मीन के रिवर्स ऑर्डर में बता रहे हैं कि कैसे होगा। होता इसी तरह ही ना। अब 5 है ना, फैक्टोरियल ऑफ 5 है, ये पास होगा यहाँ फैक्टोरियल ऑफ 4 के पास। यस सर। आप ना एक काम करें, ट्री बनाने में ना, मैं एक तो बनाई भी ठीक है, लिखा ठीक नहीं जा रहा, इसकी प्रॉब्लम ये है। आपने काम क्या करना है, एक अपने तौर पे कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास पे ना नीट पिक्चर बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ लिखना में प्रॉब्लम हो जाता है। फर्स्ट टाइम यही फंक्शन है, ट्राई करता हूँ यहाँ दोबारा बने, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इस वजह से ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा फंक्शन है, इसमें हमने 5 पास किया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया है, जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ 4 है, ठीक है। लेकिन साथ किसको कॉल कर रहा है, सी को। 2 ब्रांचेस निकली ना एल्स में, फिर ये जब 4 अपने आप को कॉल कर रहा है तो सी होगा और क्या होगा, इनटू फंक्शन ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर जगह कम बन जाती है, मुसीबत ये है। अब अगेन यहाँ सी आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन क्या, यहाँ 2 ब्रांचेस बनेंगी, सी है और फैक्टोरियल ऑफ एफ ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 पे जब आएंगे तो एक ही ब्रांच होगी इफ की वजह से, जो कि आंसर क्या रहा है, 1। यहाँ की चीज टर्मिनेट, रिकर्जन यहाँ की टर्मिनेट होती है। अब बैक ट्रैकिंग में जाके सी सारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब आप चेक करें, फंक्शन ऑफ 1 जो है, ये 1 इसको यहाँ जाके रिप्लेस कर देगा, एफ ऑफ 1। इस सारे का आंसर क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है, ठीक है। 1 तो डेफिनेटली इस सी में भी 1 ही है, क्योंकि सी माइनस 1 ही है ना। तो अब ये चेक करें, यहां सी माइनस 1 था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ सी 0 हो गया था, यहाँ सी की वैल्यू क्या होगी थी, 0 होगी थी। तो यहाँ जब आपने किया 1 किया तो यहाँ सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए थी। इस तरह काम होता है, हाँ इसी तरह होता है। तो 1 इंटू 2 क्या होता है, इस सारे का रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट एक माइनस सम के साथ लगा रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ अगर 1 है यहाँ 2 होगा, तो 1 इंटू 2 2, इस सारे का आंसर 2 रिटर्न होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, 2 आया, तो यहाँ से एक ज्यादा ही होगा 3, तो इन सारे दोनों का आंसर क्या है, 3 2 6 आया, 6 से रिटर्न हो जाएगा, ये 6 है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आया, 3 होना चाहिए, पहले क्या था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। 6 इंटू 4 24 यहाँ रिटर्न हो के आ गया, ठीक है। अब यहाँ 24 है और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 5 है। 24 इंटू 5 क्या होता है, 120। तो 120 है आंसर, आपने ये कैलकुलेट किया 120। अब समझ आ गई बात की, तो ट्रिक लिखने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो यहाँ एफ ऑफ 1 है ना, यानी यहाँ C1 है, अगर C1 है तो इसका डेफिनेटली मतलब क्या, यहाँ C2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए C एक ज्यादा है, यहाँ हमने n-1 लिखा है ना, और यहाँ n है, या यहाँ C-1 यहाँ C है, यहाँ C एक ज्यादा है। तो ये एंड में देखिए पूरा फंक्शन अपने आप को कैलकुलेट करके आ गया है, ठीक है। आप समझ आई बात की, इस सारे ने 1 रिटर्न किया, 1 और C में क्या है, 2 है, ये रिजल्ट 2 ऊपर वाले एफ ऑफ 2 को पास हो गया। इसमें 2 है तो इसमें C में 3 है, 3 इंटू 2 6 है, 6 ऊपर ट्रांसफर हो गया। इसमें 6 है, इसमें 4 है, 24 है, 24 ऊपर ट्रांसफर हो गया। इसमें 24 है, इसमें C में 5 है, 24 4 की जैसे है ना, तो इसका मतलब इसमें 5 है, 24 इंटू 5 120, इसमें 120 है। 5 को जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ 120 आ रहा है, ठीक है। इस ये जो आपने लास्ट में बताया सिर्फ बिल्कुल लास्ट पे, हमारे पास वहां सी में तो 1 है ना, ठीक है। 0 क्या है फिर हमारे पास यहाँ पे, क्या चीज सर बिल्कुल लास्ट में आपने बोला था सर, यहाँ बिल्कुल लास्ट। यहाँ मैंने कहा अगर आपने ब्रांच बनाई तो यहाँ C0 ही होगा ना, कंसीडर यूं कर सकते हैं, बेशक आप ना कंसीडर करें। एफ ऑफ 1 था ना जब, एफ ऑफ 1, यस सर, ठीक है। जब आप अंदर दोबारा कॉलिंग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 0 तो होगा नहीं, सॉरी 1 पे हमने वो चेक लगा दिया, 0 पे जाएगा नहीं, सॉरी, क्योंकि यहाँ मैंने 1 पे लगाया हुआ ना चेक, तो 0 पे नहीं जाएगा, ये लाइन एक्स्ट्रा होगी है, ये वाली 0 नहीं होगा। एफ ऑफ 1 का आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। वो समझ लगी आपको, यस सर, क्योंकि एफ ऑफ 1 का आंसर हमेशा में क्या लिखा है, 1 ही आएगा। तो इस तरह से फंक्शन काम करते हैं। अब देखिए पूरी नोड अपने आप को यहाँ रिपीट कर रही है, एफ ऑफ 1 में रिपीट किया, एफ ऑफ 2 में रिपीट किया, एफ ऑफ 3 में नोड ने वही चारों लाइनों अपने आप को रिपीट किया है।
यहाँ चारों लाइनें ने अपने आप को रिपीट किया, यहाँ चारों, यानी पूरे सिस्टम ने अपने आप को रिपीट किया है। लूप में चंद कंपोनेंट अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। इस तरह रिकर्जन वगैरह काम करते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि हमने यहाँ सी को इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो सी जब 1 हो जाएगा, इसमें सी 1 हो जाएगा तो ये वाली लाइन चल जाएगी, एल्स नहीं चलेगी। तो इसलिए 0 तो होगा ही नहीं, 1 पे ही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, जब सी यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 हुआ होगा, तो इसका मतलब सी में वैल्यू 1 हो गई है। अब जब 1 आएगा तो ये लाइन चल जाएगी, रिटर्न 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शंस के पॉइंट ऑफ से बातें थी, ठीक है। अब जरा क्लासेस की बात करते हैं, बस आपका इंशाल्लाह 12 बजे आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। तो जरा क्लासेस की बात करो, क्लासेस की चीज़ें ज़रा आसान है, ठीक है, वो करके फिर आपको फ्री कर देता हूँ। अभी जो मैं काम स्टार्ट करूंगा ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। वैसे डाटा स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो अल्टीमेटली मुझे कभी मिला नहीं है, क्योंकि मुझे एंड वाले सिस्टम वाले प्रोजेक्ट उठा के दे देते हैं। अच्छा, इसे कर लेते हैं ख़त्म। अब हम आते हैं क्लासेस की तरफ, ठीक है। यहाँ नई राइट क्लिक करके ना न्यू पाइथन फाइल बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस के नाम से बना दिया, ठीक है। क्लास कैसे डिक्लेयर की जाती है? हमेशा लिखा जाएगा, क्लास लिखा जाएगा, उसके बाद ये आपने लिखा टेस्ट की क्लास बन गई, क्लास की बॉडी के लिए कॉलन आता है, क्लास हमेशा ऐसे बनेगी, ठीक है। क्लास के अंदर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होंगे और फंक्शन होंगे। फंक्शन अभी हमने देख लिए। यहाँ वेरिएबल ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल है ना, तो मैं कह दूंगा एक्स इक्वल टू 0, ये क्लास का वेरिएबल बन गया। वाई भी इक्वल टू मैं कह देता हूँ कोई स्ट्रिंग है, तो ए बी सी कोई वैल्यू दे दी। ये वेरिएबल है किसके? क्लास के वेरिएबल हैं। बस क्लास के फंक्शन कैसे होंगे? डेफ के साथ आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ सम में। अब आपको यहाँ एक वर्ड नजर आ रहा है सेल्फ, इसको फिलहाल आप अभी के लिए छोड़ दें, कॉमा यहाँ कहता हूँ एक्स कहता हूँ, ये वाई कहता हूँ। अब एक्स और वाई लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स हैं। यहाँ मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट कर दो एक्स प्लस वाई। सर इस सेल्फ को रिमूव नहीं कर सकते? मीन नहीं, के इसका रहना है। सेल्फ की तो कहानी सारी सेल्फ है, और उसमें नई चीज तो है ही नहीं। Yes, sir. सेल्फ जब भी आर्गुमेंट में लिखा होगा ना, आपने इसे कंसीडर करना है 0 आर्गुमेंट के, आर्गुमेंट है ही नहीं, ठीक है। कॉलिंग में ना हम उस आर्गुमेंट को कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। अपने टेक्स्ट प्लस वाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गया। फंक्शन हमने सीधे देखे थे ना, सिर्फ इसमें एक चीज क्या आ गया, सेल्फ का कीवर्ड आ गया। और सेल्फ का हमेशा आर्गुमेंट फर्स्ट आर्गुमेंट होता है, आपने बाकी आर्गुमेंट से बाद बना देते हैं। और बाय द वे इस फंक्शन सम के कितने आर्गुमेंट्स हैं? 2 आर्गुमेंट्स है, 3 नहीं है। सेल्फ को कंसीडर नहीं करना आर्गुमेंट। और वेरिएबल यूं डिक्लेयर करते हैं, क्लास यूं लिखी जाती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ z कह देता हूँ इक्वल टू, यहाँ मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं? क्लास के नाम पे साथ क्या आती है, ब्रैकेट आती है, कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। आपने z को साइन किया। अब z ऑब्जेक्ट है। अब आप z करके ना डॉट x भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। मैं कराता हूँ प्रिंट, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ z.x, बिल्कुल प्रिंट हो सकता है। यहाँ अगेन प्रिंट करता हूँ, कॉमा करके आप दूसरा भी देते हैं, z.y भी प्रिंट करा सकता हूँ, बिल्कुल कराता हूँ, कॉमा z.sum को भी मैं कॉल कर सकता हूँ। यहाँ 2 आर्गुमेंट सीधे पड़ेंगे, 10, 15 दे देते, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ क्या आएगा? ABC। और यहाँ क्या आएगा? 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले ये रन करके देख लेते हैं। रन कौन सी फाइल है? प्रैक्टिस के नाम से यहाँ फाइल क्यों नहीं आ रही? तो यहाँ राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 आ रहा है, 0 आ रहा है, ABC आ रहा है, और नन आ रहा है, ठीक है। ये नन क्यों आ रहा है? ये सेल्फ की वजह से आ रहा है। बाकी आप चेक करें, आंसर 25 आ रहा है। सर एक बात, सर जैसे हमने पीछे सी शॉर्ट में देखा था कि अगर हम कोई वैल्यूज नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट नल दे देता है, या सी प्लस प्लस में 0, तो सर यहाँ पे क्या कंसीडर करता है, नल या 0? नन।
ठीक है, स्ट्रिंग के लिए जो आपके पास आएगा नन आएगा, वैसे 0 आएगा। ठीक है, तो आपने काम कैसे क्लास ऐसे लिखी जाती है? जी बोलें। सही है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हम वैसे लगाते नहीं होते पाइथन में। फिर सर ये मतलब बाय डिफॉल्ट ही क्या होते हैं, जैसे मतलब जब आपने वेरिएबल्स लिखे या फंक्शन, एक्सेस स्पेसिफायर्स हम नहीं लगा रहे ना पाइथन में। सॉरी, दोबारा बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, पूरी समझ नहीं आई। सर मैं एक्सेस मॉडिफायर्स की बात कर रही हूँ कि हम लगाते नहीं। इसमें नहीं, ठीक है, इसमें नहीं एक्सेस मॉडिफायर। सर ये बाय डिफॉल्ट फिर क्या कंसीडर किए जाते हैं इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर्स या फंक्शंस? हाँ, इसमें मैं भी सेल्फ की कहानी सुनाऊंगा, साथ आपको ये बताता हूँ। ठीक है, ये सारी कहानी सेल्फ के साथ जुड़ी है ये। हाँ सर एक और बात, आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल तो किया है, बट आपने कंस्ट्रक्टर ऊपर कहीं डिक्लेयर नहीं किया होगा। बिल्कुल, ये जब नहीं करेंगे तो इंटरप्रेटर खुद बना देता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी, इससे अपडेट कराएं। तो क्लास इस तरह होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस तरह आ जाता है। समझ आ गई बाकी? यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है? फिर मैं जरा आगे चलता हूँ, इसकी एक और वो जो है डाइवर्सिटी है वो दिखा दूं आपको। ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही बनेगा इसमें। और सर अगर ऑब्जेक्ट में हमने स्ट्रिंग कोई वैल्यू पास करनी हो तो फिर तो एरर आया इसलिए, नन आया इसी वजह से था कि स्ट्रिंग है। ठीक है, नहीं सर, हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट में समटाइम्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज भी पास करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये खाली है, एम्प्टी है ना, तो अगर हम वैल्यू पास करना चाहें तो वो वही कर देगा, अभी वही कर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सम को कॉल करना है। अब क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, एक्स इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, बल्कि बिहेवियर फ्लोट का ही होता है। ठीक है, ये न्यूमेरिक कह देते हैं, एक्स न्यूमेरिक है और वाई स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, क्लास के अंदर, क्लास उसी तरह ब्रैकेट्स होती है ना क्लास का, इससे हमने कॉलम लगा दिया, क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं। अंदर फंक्शन उसी तरह, लेकिन यहाँ फंक्शन आप देखें है वैसे जो भी हम देख चुके हैं, लेकिन सेल्फ के साथ आ रहा है। तो क्लास के अंदर जब भी फंक्शन लिखे जाएंगे तो सेल्फ के साथ आएंगे। इनका मतलब इसका बिहेवियर थोड़ा सा जी मतलब है, एक का चेंज होता है, बस मैंने वही बात बतानी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं फंक्शंस को मैंने कॉल करना है, वेरिएबल्स को कॉल नहीं करना था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फंक्शन को कॉल मैं कैसे करूँ, पहले ऑब्जेक्ट में आऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर की बेस पे। क्लास का नाम टेस्ट है तो टेस्ट लिख दिया, टेस्ट के साथ कंस्ट्रक्टर, यहाँ कोई भी नहीं लिखा हुआ तो ये दो ब्रैकेट्स आते हैं, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर आप इनिशियलाइज कर दे किसी भी वेरिएबल को, तो अब वो ए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं ए डॉट सम को अगर मैं कॉल करूँ तो ये मैं कॉल कर सकता हूँ। सम को मैं कॉल करूँ तो यहाँ प्रिंट में क्या करता हूँ, अब ये एरर देगा, क्यों? सॉरी, एरर देगा क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यू पास ही नहीं की ना। अब यहाँ 3 आर्गुमेंट्स हैं देखने में, लेकिन इन एक्चुअल आर्गुमेंट्स 2 हैं। आपने 2 आर्गुमेंट्स पास करने, सेल्फ आर्गुमेंट कंसीडर नहीं करना। तो मैं यहाँ पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 पास कर, 12 पास कर दिया, 12 पास कर दिया। ठीक है, 24 आंसर आ जाए चाहिए। ठीक है, 24 आंसर आ गया। से रन कर देते हैं, रन प्रैक्टिस वाला करते हैं, तो देखिए आपका 24 आंसर आ गया। उसी तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह ही आप प्रिंट कराना चाहें, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट करें z डॉट ए को, x को, x की वैल्यू प्रिंट करा देगा। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या 0 है, सॉरी ए, z नहीं तो ऑब्जेक्ट है ना, आगे मैंने शायद z लिखा था। रन करते हैं अगेन। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 0 प्रिंट कर दी है। इससे a डॉट वाई करेंगे तो वैल्यू y की प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये तो वही बात होगी जो हमने देखी हुई है। ठीक है, ये देखिए ABC वाली प्रिंट कर दी है। तो यानी ऑब्जेक्ट अब ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, क्लास के नाम साथ जब भी ब्रैकेट्स आ जाएंगे वो कंस्ट्रक्टर बनता है। कंस्ट्रक्टर किसी किसी लेटर के बराबर करते हैं, वो ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं, जो क्लासेस में करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने डील क्या करना है, ये ज्यादातर यही चीजें यूज होंगी मशीन लर्निंग में। ये चीजें जो अभी मैंने की ना, ये वाली ऐसे ही यूज होंगी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं था। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है, अब आते हैं सेल्फ की तरफ। अगर आपने सेल्फ के साथ काम करना है, अब मिसाल के तौर पे ये एक्स और वाई किसके वेरिएबल्स हैं, क्लास के वेरिएबल्स हैं। ये एक्स और वाई कौन से वेरिएबल हैं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। दो आपने डिफरेंस करना है, ये एक्स और वाई कौन से वेरिएबल है, क्लास के वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल। चलिए हम x1 और x2 y1 कहते हैं। ठीक है, ताकि डिफरेंस आ जाए। ये जो एक्स वाई हैं
ये क्लास के वेरिएबल के अंदर जब भी आपने काम करना है ना, तो आपने साथ सेल्फ का कीवर्ड इसी तरह का साथ दिस आप लगाते थे। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, क्लास के वेरिएबल्स में यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल क्लास का वेरिएबल ये अगर एक्स पे यूज करूंगा ना, तो ये एरर है, क्योंकि क्लास का वेरिएबल है। क्लास के वेरिएबल कैसे यूज करने हैं, ऐसे सेल्फ डॉट वाई या सेल्फ डॉट एक्स, ऐसे आपने यूज करना है। अब सर यहाँ हम इक्वल दिस टू मैं क्या देता हूँ, हाँ ये उधर दिस होता है, इधर सेल्फ होता है। यस दिस डॉट एक्स प्लस मैं क्या देता हूँ, सेल्फ डॉट एक्स, यानी एक्स पे 2 टाइम्स करके एक्स को ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह ही मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट वाई को ना 2 टाइम्स वैल्यू करके ऐड वन इसमें कर दी। ठीक है, ऐसे आपने ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म कर देते हैं क्लास की वैल्यू। ये एक चीज नहीं है बस, बाकी सारी क्लासेस के कॉन्सेप्ट हैं। ये एक्स और वाई क्लास के वेरिएबल है एक्सक्यूज ना, मी सर, क्लास के वेरिएबल पे जब भी आप काम करना होगा सेल्फ के साथ डॉट करके काम करना है। अगर क्लास की वेरिएबल नहीं है तो आप जैसे मर्जी काम करें, ये एक नई चीज है बस। बोलें सर मैं ये कह रही थी कि जब नॉर्मली हम सी शार्प में या सी प्लस प्लस में हम सेल्फ तो दिस डॉट तब लगाते थे ना जब हम क्लास के और जो लोकल वेरिएबल्स होते थे ना उनके नेम्स यानी कि सेम होते थे, जैसे ऊपर एक्स लिखा नीचे भी एक्स। लेकिन यहाँ पे जब आपने x1 और y1 लिख दिया फिर भी आपने सेल्फ लिखा, मतलब हर हाल में हम लोकल वेरिएबल के साथ सेल्फ लिखेंगे यहाँ पे। नहीं, क्लास वेरिएबल के साथ सेल्फ लिखेंगे। वही सर, क्लास वेरिएबल के साथ, सॉरी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर प्रिंट कराता हूँ ना, यहाँ के प्रिंट सेल्फ डॉट एक्स में प्रिंट करा देता हूँ, सेल्फ डॉट एक्स प्रिंट करे, कॉमा सेल्फ डॉट वाई प्रिंट करे। आप जब भी क्लास वेरिएबल के साथ काम करने, वेरिएबल क्लास के, तो आपने सेल्फ साथ लाजमी लगाना है। सर वेरिएबल का सेम होना करता हूँ, लाजमी नहीं है, मैं ये पूछ रही थी। नहीं वहाँ इसमें पे ऐसा नहीं वेरिएबल्स होता। के नेम सेम होते थे ना क्लास वाले के और लोकल के, तब हम क्लास वाले के साथ लगाते थे। लोकल वैसे तो वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल, इसमें लोकल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को कंसीडर ही लेदा करता है, बेशक आप नाम सेम लिखा हुआ हो। यस ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ सेल्फ है लेकिन कोई आर्गुमेंट नहीं है। ए डॉट सम को मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सेल्फ को मैं कोई आर्गुमेंट कंसीडर नहीं करना होता। अब देखें ए बी सी इसने ऐड कर दिया। अब ए बी सी से बाय द वे ऐड क्यों किया बता सकते हैं? क्या ये रिजल्ट हमारे पास ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ए बी सी कंकैट हो गया, 0 + 0 0 ही आएगा ना, क्या ख्याल है? अब देखिए ये 0 वैल्यू है ना, 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, तो 0 + 0 सेल्फ को 0 मिलेगी। ए बी सी कंकैट हो जाएगा, तो प्रिंट का ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो ऐसे आप काम करते हैं। अब लास्ट चीज है कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे काम किया जाएगा। और अगर आप यहाँ क्लास के वेरिएबल यूज नहीं करना चाहते तो ना करें, आप ये डिलीट कर दें। ठीक है, ये डिलीट कर दें। आप क्या कर लें, आप यहाँ यूज कर लें एक्स कामा या जेड कामा टी, चलें दो वेरिएबल जेड एक्स वाई लिखा था, जेड टी लिखा गया। ठीक है, यहाँ आप लिख लें। अब ये क्लास के वेरिएबल नहीं, सिंपल वेरिएबल है, तो यहाँ क्या करें, प्रिंट। ठीक है, z × t कर दें, ये ओके। ये वेरिएबल सीधे सीधे यूज होंगे। लेकिन पहला आर्गुमेंट अगर आप यहाँ सेल्फ रखते हैं या नहीं रखते, ये लाजमी है। पहला आर्गुमेंट आपने सेल्फ रखना है ही है। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है, क्लास के अंदर अगर फंक्शन है। अब आप क्या करें, z × t करें। अब ये लोकल वेरिएबल क्लास के वेरिएबल हैं, तो विदाउट सेल्फ आप यूज कर लें। यहाँ पर रन कर लें, रन प्रैक्टिस। तो सॉरी, यहाँ 2 आर्गुमेंट पास करने चाहिए ना, 10, 12 120 आंसर आना चाहिए इनका। ठीक है, अगेन प्रैक्टिस रन कर लेते हैं, देखिए 120 आंसर है। लोकल वेरिएबल फंक्शन के ब्रैकेट्स में लिखे थे, वो ऐसे यूज करें। अगर क्लास के वेरिएबल है तो सेल्फ के साथ आएंगे, इसमें ये बात है। तो कंस्ट्रक्टर ऐसे लिखा जाता है, क्लास के साथ ब्रैकेट आते, कंस्ट्रक्टर बन जाता है। कॉल उसी तरीके से आप कॉल करते हैं। ठीक है, लास्ट चीज कंस्ट्रक्टर्स में कैसे लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर्स में लिखा जाता है ऐसे, डेफ फंक्शन ही होता है ना, __ init। ठीक है, और उसके साथ सेल्फ लिखा है, ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अब यहाँ वेरिएबल x = 0 है। ठीक है, y भी इक्वल टू मेरे पास 8 है फॉर एग्जांपल। अब ये मुझे कहाँ इनिशियलाइज करना चाहिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन चाहिए। और हम कैसे इनिशियलाइज करते थे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखते थे
यहाँ का मैं कह देता हूँ a कॉमा b कह देता था, ऐसे ही कहता था। x को इक्वल टू मैं क्या देता था a और y को क्या देता था b, इसे हम काम करते रहे ना। तो अब क्योंकि x क्लास का वेरिएबल, तो मुझे क्या करना चाहिए, सेल्फ डॉट a, ठीक है, और यहाँ मुझे क्या कर लेना चाहिए, सेल्फ डॉट b। इस तरह आप कंस्ट्रक्टर यहाँ लिखते हैं। एंड सर क्लास का नेम ये खुद ब खुद ले लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, बस ऐड कर लेंगे, बात लास्ट बात है मैं ऐड करूंगा। जी बोले। क्लास का नेम, जैसे क्लास के नेम पे कंस्ट्रक्टर बनता है ना, तो वो इनिट जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लास का नेम ले लेता है। ऑटोमेटिकली पाइथन में जिस क्लास पे इनिट लिखा होगा, इनिट का मतलब कंस्ट्रक्टर है। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ फंक्शन एक बना दिया जो सेल्फ के नाम पे, बस मैं 2-4 मिनट में बात एंड कर रहा हूँ। अब ये सेल्फ ही फंक्शन ले रहा है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, प्रिंट मैंने क्या कराना है, सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई, इनको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, फंक्शन के अंदर। अब आप क्या करें, मैंने जो इनिशियलाइजेशन कैसे किया है, इस तरह किया है, ठीक है। यहाँ 2 पैरामीटर्स डाल दिए, लोकल और वो राइट साइड पे आते हैं, मैं इसी शार्प में करता हूँ। लेफ्ट साइड पे सेल्फ डॉट एक्स आएगा और सेल्फ डॉट वाई आएगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई को वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। अब ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, अब ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया इनिट, ये 2 पैरामीटर्स लिया, तो मुझे यहाँ 2 पैरामीटर पास करने चाहिए, 10, 12, ठीक है। सेल्फ को फिर भी आपने कंसीडर नहीं करना। अब ये 10 में क्या रिसीव हो जाएगा, ए में 10 रिसीव होगा, बी में 12, तो एक्स को 10 मिल जाएगा और वाई को 12 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये नीचे प्रिंट हो जाएंगी, वही वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब ये आर्गुमेंट मैंने नहीं बनाए हुए, सेल्फ एक ऐसे आर्गुमेंट कंसीडर नहीं करते। अब प्रैक्टिस को रन कर देते हैं। अब देखिए 10 और 12 आंसर जो यहाँ दिए। अब लेट्स अगर आप सेल्फ यूज नहीं करते ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या होगा। अब मैं सेल्फ यहाँ से हटा देता हूँ, अब देखिएगा प्रॉब्लम क्या होगा। मैं सेल्फ क्यों यूज करता हूँ, ये लास्ट बात है जो मुझे बतानी है। अब रन करता हूँ, अब मुझे बताना है फर्क क्या पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है। इसका मतलब जो आपने वैल्यू हार्ड कोड दी हमेशा वही चला करेंगी। अगर आपने सेल्फ नहीं लगाया, सेल्फ लगाएंगे तो जो नई वैल्यूज आया करेंगी अपडेटेड, और जो हमारी एक्चुअल वही होंगी, तो हमने वही यूज करनी है। अब देखिए सेल्फ हटा के आंसर मेरा 0 रेट आया है, सेल्फ लगा के मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 10 और 12 आएगा, जो कि एक्चुअल वैल्यू हैं, जो यूजर ने वैल्यू दी है। अब आंसर वो आएगा। सर क्या इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है? ठीक है सर बस करें। नहीं, आप अपना बना देते हैं, जब आपने अपना बनाते तो डिफॉल्ट नहीं होता। तो यहाँ मैं बात क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, और यहाँ ही हमारी पाइथन की चीजें एंड हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर की 2 पैरामीटर, यहाँ मैंने 2 पैरामीटर दिए। फंक्शन सेल्फ है, सेल्फ को हम आर्गुमेंट कंसीडर नहीं करते। तो इस तरह काम होता है। तो यही पैटर्न हमारा मशीन लर्निंग के लैब्स में चलेगा, ठीक है। किसी कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपने काम करना है, ठीक है। किसी क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते, बस जानना चाहे तो जा सकते क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्लास में हैंडल कर लेंगे। टाइम वैसे भी 12:04 हो गए, पर 5 मिनट हो गए। ओके सर, सही समझ आ गई बात बाकी सारी? यस सर। ठीक है। इनिशियलाइजेशन आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कीजिएगा, ठीक है। जो अभी जो मैंने लिखा है काम आपने इसी तरह करना है, जो मैंने अभी कोड लिखा है काम इसी तरह करना है। सेल्फ को 0 आर्गुमेंट कंसीडर किया जाता है। जो क्लास के वेरिएबल्स हैं कंस्ट्रक्टर इनिट के अंदर आपने लोकल वेरिएबल्स राइट पे रख के लेफ्ट साइड पे सेल्फ साथ इनिशियलाइज कर देने, और बाकी फंक्शन के अंदर अगर आपने ये यूज करने तो सेल्फ के साथ आएंगे। अगर आपने ये यूज करना है, फॉर एग्जांपल ये लोकल वेरिएबल, लेट्स सपोज मेरे पास n है, आप अगर n को दिखाना चाहे तो आप n को यहाँ दिखा सकते हैं सिर्फ n यूज करके। अब n क्लास का वेरिएबल नहीं है, ठीक है, n लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल हमारा नॉलेज ओवरफ्लो हो रहा है सर, अब स्टैक ओवरफ्लो हो गया। सर अटेंडेंस लेनी है, अटेंडेंस आप ग्रुप पे लगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्लास के वेरिएबल को सेल्फ के साथ किया और दूसरे वेरिएबल को मैंने, अगर n इसमें लोकल वेरिएबल है, ये फंक्शन का आर्गुमेंट, तो मैंने ऐसे यूज किया, ठीक है। तो बात यहाँ खत्म करता हूँ। चलो शुक्र है यार, आप लोग का नॉलेज ओवरफ्लो